हेलो फ्रेंड्स। तो टुडे आवर टॉपिक इज़ फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर हम फिगर ऑफ स्पीच के साथ साथ यहाँ पर जो अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इंग्लिश में, वो सारे टर्म्स हम यहाँ देखने वाले हैं। तो बेटर है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और ये सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करनी है। फर्स्ट जो है हमारा वो है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का अगर मैं आपको डेफिनेशन दूँ बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ह्यूमन क्वालिटी को जो नॉन ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी नॉन ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन की लिविंग थिंग की क्वालिटी देते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हो, द ट्रीज वेव्ड गुड बाय एज अवर स्कूल बस पास्ड बाय। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप नॉन लिविंग थिंग यानी नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग थिंग की क्वालिटी देना स्टार्ट करते हैं, तो वो आपका इस एग्जाम्पल में आ जाएगा, आपका पर्सोनिफिकेशन में आ जाएगा। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो कि पर्सोनिफिकेशन में आते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बस यही समझना है, पर्सोनिफिकेशन में हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग, एज अ लिविंग थिंग का हम उसे दर्जा देते हैं। ओके, तो वो सारी जो एग्जांपल्स होंगे आपके किस में आ जाएंगे, पर्सोनिफिकेशन में आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा आता है रियलिया, ये क्या है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट इन क्लास। जैसे कि एग्जाम्पल, टीचर जो है आपकी क्लास में पढ़ाते वक्त आपको रियल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देती है। रियल कोई भी रियल चीज़, जो जैसे टीचर अगर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में आपको रेक्टेंगल का टॉपिक दिया है, रेक्टेंगल पढ़ा रही हैं आपकी टीचर आपको, तो उस एग्जाम्पल में टीचर ने रेक्टेंगल को क्या डिनोट किया, आपकी क्लास बताया गया कि ये क्लास जो है एज अ रेक्टेंगल है। या फिर डस्टर आपको दिखाती हैं, क्योंकि वो 3 डायमेंशन होता है डस्टर, तो उसे वो क्यूबॉइड बताती हैं। तो टीचर ने क्या किया, एक रियल लाइफ आपको एग्जाम्पल दिया पढ़ाते वक्त। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। थर्ड टर्म जो है आपका वो क्या है, वर्ड्स और फ्रेज सूटेबल फॉर कन्वर्सेशन। ठीक है, ऐसे वर्ड्स और ऐसे फ्रेजेस जो आप यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन या फिर इनफॉर्मली, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं उसे, व्हाट्सअप, गौना, हे, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये वर्ड्स जो हैं आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है थर्ड टाइप में। अब जो फोर्थ है हमारा वो आता है इटेमोलॉजी में। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, स्टडी ऑफ रूट फ्रॉम वेयर इज़ वर्ड्स डिराइव्ड। अब जैसे कि आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड्स ले लें, तो सारे वर्ड्स के जो होते हैं वो रूट वर्ड्स भी होते हैं, है ना, कि वो वर्ड्स भी जो है वो अलग अलग रूट वर्ड से बना होगा। जैसे कि आप कहते हैं कि जैसे आप चाइनीज़ वगैरह खाते हैं, तो चाइनीज़ वगैरह कहाँ से आया है, चाइना से आया है, राइट। तो हर चीज़ का हम वर्ड मीनिंग देखते हैं कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपका इटमोलॉजी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट फिफ्थ जो है आपका वो आता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, अब देखिए ग्राफी, ग्राफी वर्ड को आप याद रखिए। ग्राफी क्या होता है, ग्राफी को आप समझ सकते हैं रिटन से। ठीक है, ग्राफी ये जो वर्ड है, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ओके, यहाँ पर यूज़ हुआ है कैलीग्राफी, तो राइटिंग, यहाँ पर डेकोरेटिव हैंड राइटिंग की बात हो रही है, यानी ऐसी हैंड राइटिंग जो कि काफ़ी अच्छी हो, खूबसूरत जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें हर चीज़ प्रॉपर हो, गुड हैंड राइटिंग जिसे हम कह सकते हैं। तो वो आपका किस में आ जाता है, कैलीग्राफी में। अब नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है ऑर्थोग्राफी। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर भी आपका क्या यूज हो रहा है, ग्राफी। तो ग्राफी मीन्स राइटिंग। ओके, देखिए राइटिंग, बट यहाँ पर जो स्टार्टिंग का जो आपका टर्म है वो है ऑर्थो। तो यहाँ पर डेफिनेशन आप देख सकते हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स विथ प्रॉपर लेटर स्पेसिंग पंचुएशन। देखिए, आप कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, यानी जब आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कोई ऐसे आप अगर रिप्रेजेंट करते हैं अपनी बुक पर, तो आप किस किस चीज़ों का, कौन कौन सी बातों का आप ख्याल रखते हैं, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी, लेटर्स आपके राइट हैं या नहीं, स्पेसिंग आपने दी है या नहीं वर्ड्स के बाद।
तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, ऑर्थोग्राफी में आती हैं। अब थर्ड जो सेवेंथ जो है वो आता है, ये फिगर ऑफ स्पीच है आपका, जिसे आप सिमिली बोलते हो। ठीक है, तो सिमिली में आपको ये बात याद रखनी है कि सिमिली का पहले तो आप डेफिनेशन देखें। इट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग बाय यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज ये दो टर्म को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे पूछ लिया जाता है, आपको कोई भी आपको एक स्टेटमेंट दे देगा या कोई फ्रेज़ या फिर पोएम की कोई लाइंस आपको दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये फ्रेज़ या ये लाइंस में कौन से टाइप का फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। तो जैसे कि आप फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, हर हार्ट इज़ लाइक गोल्ड। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका हार्ट किसकी तरह है, तो आप कहेंगे गोल्ड की तरह है। तो यहाँ पर लाइक एज जहाँ पर यूज़ होता है तो वो आपको कौन से फिगर ऑफ स्पीच में आ जाता है, सिमिली में आ जाता है। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो आप देखिए, यहाँ पर एक बच्चा बना हुआ है जो कि सिमिली के लिए हमें फोकस करने के लिए बोल रहा है लाइक और एज। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जहाँ भी जो भी आपको लाइन या फ्रेज़ दिया जाता है, अगर वहाँ पर लाइक और एज है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कौन सी स्पीच यूज़ हो रही है, सिमिली। ओके, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो आप देख सकते हैं सिमिली का। सिमिली के यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं आपको, आप इसे रीड कर सकते हैं। हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज द सन। ठीक है, उसकी स्माइल को, जो गर्ल की जो स्माइल है वो स्माइल को यहाँ पर किससे कंपेयर किया जा रहा है, तो आप कहेंगे किससे कंपेयर किया जा रहा है, उसकी स्माइल को सन से कंपेयर कर रहे हैं। और कंपेयर तो कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर एज करके वर्ड यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में यू देख सकते हैं आप, हर स्माइल इज़ ब्राइट लाइक। लाइक पर आपको गौर देना है कि कंपेयर तो किया जाता है एक वर्ड को, एक थिंग को दूसरे थिंग से, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ वर्ड्स को लिया जाता है, जैसे कि एज हो गया, लाइक हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स सिमिली के। अब हम नेक्स्ट आते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे। एक होता है आपका मेटाफर। तो मेटाफर भी सेम होता है, थोड़ा थोड़ा सेम होता है ये सिमिली की तरह, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। ओके, सेम होता है बट एग्जैक्टली सिमिली जैसा नहीं होता है। इसमें डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, यूज़ वन थिंग टू मीन द अदर एंड मेक द कंपैरिजन बिटवीन टू। यहाँ पर भी दो चीज़ के बीच में कंपेयर किया जाता है, एक को दूसरे से कंपेयर किया जाता है। मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि ए को हम कंपेयर करते हैं बी के साथ, यानी एक चीज़ है, एक चीज़ को मैंने दूसरी चीज़ से कंपेयर कर दिया, और जब मैंने कंपेयर किया ना तो वो ए जो है वो अब क्या बन गई है, बी बन गई है। यानी मैथ्स लैंग्वेज में आप कह सकते हैं जो ए था अब वो क्या बन चुका, बी। ओके, दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, हर हार्ट इज़ गोल्ड। अब देखिए आप कहेंगे, यही एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस भी दिया था आपको सिमिली में, कि हर हार्ट इज़ लाइक, लाइक लगाया था मैंने, लाइक अ गोल्ड। बट यहाँ पर क्या है, हर हार्ट इज़ गोल्ड। यहाँ पर आप कैसे कंपेयर कर रहे हो बेटा, यहाँ पर आप डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पर आप लाइक या एज का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो कि जो हार्ट है किसकी तरह है, गोल्ड की तरह है, या गोल्ड किसकी तरह है, हार्ट की तरह है। यानी दोनों को आपने कैसे बता दिया, इक्वल बता दिया। यहाँ पर आप एज और लाइक का यूज़ नहीं करोगे, सिंपल। तो ये आपका किस में आ जाता है, मेटाफर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आपका आता है वो आता है मॉर्फोलॉजी। तो इंग्लिश तो हम पढ़ते हैं, बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे वर्ड्स लिखते हैं, बट यहाँ पर मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन पहले तो आप देख लें, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, अदरवाइज स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज। आप अगर कोई भी स्ट्रक्चर आप फॉर्म करो या वर्ड आप कोई भी बना रहे हो तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखिए ये अनहैप्पीनेस में कितने वर्ड्स आपके छुपे हुए हैं, किस तरीके से इसे बनाया गया होगा, इसकी स्टडी
को ही हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो अगर आप इस वर्ड्स को अगर आप खुद बोलें तो देखिए किस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अन, ठीक है, एक आ गया आपका अन, फिर आपका आएगा हैप्पी, फिर आपका आ जाएगा नेस। तो पहले आपने एन, अन, फिर उसके बाद आपने हैप्पी को जोड़ दिया उसमें, और फिर उसके बाद आपने नेस को जोड़ दिया। तो तीनों को जब आपने फॉर्म, तीनों को आपने मिला दिया तो वो आपका क्या बन गया, अनहैप्पीनेस। ओके, तो इस तरीके के वर्ड्स जो होंगे वो आपके मॉर्फोलॉजी में आएंगे। और मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। ओके, पंस, पंस जो होता है आपका, नेक्स्ट जो है पंस। तो पंस में आप क्या बात याद रखेंगे, वेरी सिंपल है, वर्ड्स दैट ह्यूमरसली सजेस्टेड टू और मोर मीनिंग, जिसकी दो या दो से ज़्यादा मीनिंग्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमरस वर्ड यूज़ किया है, आपको याद रखना है ह्यूमरस करके। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है वेट और वेट। देखिए इस वेट का मतलब क्या होता है, इंतज़ार करना, और इस वेट का मतलब तो आपको पता है वज़न होता है। तो अगर आप बोलेंगे तो ये जस्ट लाइक फंस टाइप होता है ना, कि आपने वर्ड्स बोला तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये वाला वेट है या ये वाला वेट है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे वो आपके फंस में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आता है वो होगा आपका एलिट्रेशन। क्या है आपका एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता भी होगा कि एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिंग ऑफ फर्स्ट लेटर और द साउंड। अगर आपका साउंड भी रिपीट हो रहा है, अदरवाइज आपका फर्स्ट लेटर रिपीट हो, कोई भी स्टैंजा में, कोई भी लाइन में, कोई भी फ्रेज आपको गिवन दे दिया जाता है, जैसे कि पोइट्री है, पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करना है आपको, तो एक लाइन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन से टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखिए सी, सीज, शीप, स्लीपिंग, तो यहाँ पर एस 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 फर्स्ट लेटर कैसे हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन यही कहती है कि एक रिपीट होगा या तो फर्स्ट लेटर और साउंड, तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है आपका एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स टर्म्स जो है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या है ये, बोरोइंग। देखो बोरोइंग का मतलब आपको पता ही होगा, लेना किसी से, है ना। तो यहाँ पर वर्ड्स और आइडिया टेकन फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हम अदर पर्सन या सोर्स से लेते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बोरोइंग कहते हैं। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे अलजेब्रा, मैथ्स में जो अलजेब्रा सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, ये अलजेब्रा टर्म जो है कहाँ से लिया गया है, अरबिक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है इसे, अरबिक से। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे मतलब वर्ड्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हमने अलग अलग कंट्री से, अलग अलग लैंग्वेजेस से ली है। अब यहाँ पर मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अलजेब्रा जो है ये टर्म हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है अरबिक से। ओके, तो आपको और भी एग्जाम्पल्स इनमें ऐड करने हैं। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग देखिए, पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए, इट रिफर टू जॉइनिंग द बिगनिंग ऑफ वन वर्ड, ओके, बिगनिंग ऑफ वन वर्ड एंड एंड ऑफ द अनदर वर्ड, अनदर टू मेक अ न्यू वर्ड विथ न्यू मीनिंग। देखिए अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपसे, फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिया गया है, एक है स्मोक और एक है फॉग। तो फर्स्ट वाले वर्ड में से आपने कितने लेटर लिए, दो लेटर लिए, एस एम, और स्टार्टिंग के लेटर लिए आपने फर्स्ट वर्ड में से आपने स्टार्टिंग के दो लेटर लिए, और सेकेंड लेटर में से आपने लास्ट के दो लेटर लिए। तो देखिए आपका एक नया वर्ड फॉर्म हो रहा है, स्मोग। ओके, स्मोक जो अब आप गांव वगैरह में जाते हैं, ऐसे धुएं की तरह होता है जहाँ पर बहुत ही ब्लर दिखाई देता है कोई भी चीज़, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मोग कहते हैं। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, जो डिफरेंट वर्ड से, एक आपने स्टार्टिंग के दो लेटर लिए और दूसरे वर्ड्स में से आपने लास्ट के दो वर्ड लिए, रिमेंबर यहाँ पर लास्ट के दो वर्ड लिए और फर्स्ट वाले में से स्टार्टिंग के लेटर्स लेते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स फॉर्मेशन आपके होंगे दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। जैसे देखिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट, ये क्या है, लंच। ब्रेकफास्ट जो आप मॉर्निंग में करते हो, लंच जो आप इवनिंग में, आफ्टरनून में जो करते हो। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से आपका क्या लिया है, बी आर,
ओके। और लंच से क्या ले लिया है, UNCH, लास्ट के वर्ड्स, लास्ट के लेटर और यहाँ पर स्टार्टिंग बिगनिंग वाले लेटर्स, तो ये आपका क्या बन गया, ब्रंच। ओके, तो नया वर्ड भी बनता है, नई मीनिंग के साथ बनता है। अब आप कहेंगे ये ब्रंच है क्या, ब्रंच बेटा वो होता है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम कहते हैं ब्रंच। क्योंकि मोस्टली मुंबई में तो देखा जाता है कि लोग लेट उठते हैं, एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं करते, वो एक्चुअली में ब्रंच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग वर्ड आप समझ सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देख के, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखना ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स को बस आपको क्या करने हैं, कंबाइन करने हैं। जैसे नोट हो गया, बुक हो गया, दोनों को कंबाइन कर दिया, नोटबुक फॉर्म हो जाएगा। रेन कोट, तो रेन कोट हो गया वो। तो इस तरीके से एग्जाम्पल से आप इसे याद रख सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। सिमेंटिक स्लैंटिंग, देखिए सिमेंटिक स्लैंटिंग में आप समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मॉल में जाते हैं, स्टोर्स में जाते हैं, तो आप एक ये एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि हाँ उस प्रोडक्ट पे लिखा होता है फैट फ्री चिप। ओके, फैट फ्री चिप्स है ये। तो आप कहते करते हैं, जब आप देखते हैं कि हाँ ये फैट फ्री चिप्स है तो चलो मैं इसे ले लेता हूँ क्योंकि इसमें फ़ैट तो होगा नहीं, तो जल्दी जो पर्सन होते हैं उसे जल्दी ख़रीदना पसंद करते हैं। मतलब कि एक तरीके से हम उसकी एडवर्टाइजमेंट से, उस पर जो लिखा हुआ है देखकर उस पर हम ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और फ़ौरन उससे लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, शुगर फ्री बिस्किट, तो मोस्टली ये शुगर पेशेंट जो होते हैं इसे ही लेते हैं। तो इस टाइप के जो एडवर्टाइज्ड होते हैं ना, जो सामने वाले पर्सन को एक अट्रैक्ट करने के लिए कि वो ये प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो, तो इस टाइप के जो आपके आ जाएंगे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके सेमेंटिक में। अब नेक्स्ट आता है आपका यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या है देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए आप। क्या है डेफिनेशन आपका, अ पोलाइट एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनप्लेजेंट हार्श वर्ड। अब देखिए कहीं कहीं जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही हार्श होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं कि अगर उसे बोलना हम थोड़ा सा ख़राब हमें लगता है वो चीज़ बोलना ओपनली, तो हम उस चीज़ को थोड़ा ही पोलाइट और अच्छी लैंग्वेज में, कि प्लेजेंट लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं कि थोड़ा सा वो टर्म हमें क्या लगे, अच्छा लगे सुनने में। तो ऐसे वर्ड जो एग्जाम्पल्स आपके आएंगे वो किस में आ जाएगा, यूफेमिज्म में आता है। ओके, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि किसी की डेथ हो गई है तो आप डेड बोलने से बेटर आप क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, डेड बोलने से बेटर आपको पास्ट अवे बोलना ज़्यादा बेटर लगेगा। ये थोड़ा प्लेजेंट वर्ड है, ये सुनने में अनप्लेजेंट है, नहीं अच्छा लगता है ये सुनने में। अब जैसे कि हैंडीकैप पर्सन तो आप जानते ही हैं किसे कहा जाता है, तो हम हैंडीकैप बोलने से बेटर हम क्या बोलना पसंद करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड। ओके, तो ये बोलना ज़्यादा प्लेजेंट लगता है और ये एक अनप्लेजेंट साउंड लगता है हमें बोलने में। ओके, तो नेक्स्ट है होमोफोन्स। होमोफोन्स आप देखेंगे, होमोफोन्स में क्या है, अ होमोफोन्स इज़ अ वर्ड that sound the same as another word but has a different meaning or spelling। देख सकते हैं एग्जाम्पल में ही आप इसे, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, बाय बाय बाय। अब देखिए इनके स्पेलिंग्स अलग हैं। ओके, इनके स्पेलिंग्स क्या हैं, अलग है, और मीनिंग भी क्या है, अलग है, बट यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, सेम है, जो साउंड है वो क्या है, सेम है। तो ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड सेम होते हैं बट मीनिंग्स क्या होती है, डिफरेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स। देखो फ़ोन से ही समझ में आता है, फ़ोन से हमें साउंड साउंड समझ में आता है, क्योंकि फ़ोन पे हम देखिए साउंड से ही बात करते हैं ना, आवाज़ हमारी आती है, तो साउंड जो, और होम का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो होमोफोन्स यानी सेम साउंड, साउंड कैसे होंगे, सेम होंगे, बट मीनिंग क्या होगी उसकी, डिफरेंट होगी। जैसे कि और भी एग्जांपल्स दिए हैं, सेल और सेल। सेल मतलब सेल एक अलग थिंग हो गया, सेल जो हो गया वो एक अलग चीज़ हो जाती है। एट है ना, जैसे खाना, और एट आपका नंबरिक फॉर्म में आ जाता है, न्यूमेरिक फॉर्म में। फॉर और फॉर, ये फॉर ये अलग चीज़ हो जाती है, और ये फोर
ये भी अलग हो जाता है। बट यहाँ पर इनका साउंड क्या है, सेम है, बट मीनिंग क्या है, डिफरेंट। तो ये किस में आ जाएंगे, होमोफोन्स में आएंगे। अब आता है आपका होमोग्राफ। तो होमोग्राफ में क्या है, देखिए ग्राफ का तो मैंने मीनिंग आपको पहले भी बताया है कि होमोग्राफ का मतलब होता है, होमोग्राफ इज रिलेटेड टू राइटिंग, ओके, राइटिंग। और यहाँ पर क्या है, होमो, देखिए यहाँ पर, तो होमो तो मतलब होता है सेम, ठीक है, और ग्राफ मतलब होता है राइटिंग। इसकी डेफिनेशन आप देख ले, द सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या है, सेम है, सेम as another word but has a different sound and different meaning, okay। अब देखिए यहाँ पर जो राइटिंग है, यहाँ पर इसे आप क्या पढ़ते हो, मिनट पढ़ते हो। और इसी को अगर मैं माइन्यूट भी पढ़ती हूँ, अगर मैं साइंस में इसे पढ़ूँ, साइंस में अगर मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो मैं इसे माइन्यूट पढ़ूँगी। और अगर नॉर्मली मुझे टाइम बताना है तो 5 मिनट 6 मिनट हम ऐसे बोलते हैं। तो दोनों की मीनिंग्स यहाँ क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। माइन्यूट का मतलब क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स। और स्पेलिंग सेम होती है बट इसका प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं अलग हो जाता है। तो इसकी मीनिंग्स एक होती है टाइनी पार्टिकल्स यानी बहुत ही छोटा, और एक जो होता है वो होता है यूनिट ऑफ टाइम जिसे आप मिनट कहते हो। दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हो, वेव। देखिए वेव एक आप साइंस में पढ़ते हैं, वेव मोशन करके कि साउंड हमारा इस तरीके से ट्रैवल करता है, वेव। और दूसरी चीज़ होती है मूव द हैंड, जैसे हम हाई हाई किस तरीके से हम करते हैं, वेव करना। तो दो मीनिंग्स हो गई, मीनिंग्स क्या हो गई इनकी, अलग अलग होती है, बट स्पेलिंग क्या होती है इनकी, सेम होती है। राइटिंग, राइटिंग में कैसे होंगे, होमो यानी सेम होंगे। ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, ग्राफ का मतलब होता है बच्चे राइटिंग, और होमो का मतलब होता है सेम। तो यानी उनकी राइटिंग क्या है, सेम है, लिखने में दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, बट मीनिंग्स आर डिफरेंट। मीनिंग कैसी होगी उनकी, डिफरेंट मीनिंग होगी। और सम टाइम प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा अलग हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया माइन्यूट और मिनट में स्पेलिंग तो सेम है बट थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है हाइपरबोले। अब हाइपरबोले जो है बहुत ही ज़्यादा जब हम बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, यानी एग्जैक्टेड स्टेटमेंट जब हम देते हैं, जैसे एग्जांपल आप यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल पढ़ सकते हैं, इसे मैं आपको पिक्चर में भी शो करूँगी। पहले तो आप यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल पढ़ लें, क्या है, शी क्राइड सो लॉन्ग दैट शी मेड अ लेक। अब ऐसा हो सकता है क्या कि कोई इतना रोए कि वो लेक बना दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपर बोले में इन्वॉल्व हो जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बयान करे किसी चीज़ को, तो उसे हम किस में रखते हैं, हाइपर बोले में रखते हैं। इतना आपको याद, जैसे कि आप और भी एग्जाम्पल हाइपर बोले के देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको हाइपर मतलब आपको एग्जाम्पल ही दिया जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा कि ये कौन से टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है। तो हाइपर बोले आप देख सकते हैं, द किंग नोज वॉज 3 फीट लॉन्ग। तो आप सोचिए 3 फीट लॉन्ग किसी की नोज़ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बात की जा रही है। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप एक बार देख लीजिए, अदरवाइज़ आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी इन एग्जाम्पल का ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आपका क्लिके। तो ये क्या होता है एक्चुअली, ऐसे वर्ड्स, मैं ये कहूँगी कि ऐसे वर्ड्स ये होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे जो बहुत ज़्यादा हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे गॉड। अब गॉड आप देखते हैं हर चीज़ में, हर कोई पर्सन OMG, ओ माई गॉड, यानी इतना ये जो वर्ड्स हो गया है बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो गया है। तो जब हम कोई वर्ड्स होता है, जब उसे बहुत ही ज़्यादा उसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो एक इम्पॉर्टेंस जो होती है वो ख़त्म होना स्टार्ट होती है। तो ऐसे वर्ड्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। डेफिनेशन आप देख लीजिए, ऐसे आइडिया, ऐसे फ्रेज which has been used so much that is no longer interesting। तो अब उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता इंसान को, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं। देखिए हमें कोई भी चीज़ लेटेस्ट अच्छी लगती है, अब जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाए तो उसे उसमें इंसान का इंटरेस्ट उतना ख़त्म हो जाता है। नो लॉन्गर हैज़ मच मीनिंग, उसकी ज़्यादा मतलब मीनिंग नहीं रह जाती है।
तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, और आपको इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप थर्ड वाला एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, जो आप कॉमन हर किसी के पेरेंट्स ने बोला ही होगा। जब आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो ये डायलॉग बोला जाता है कि मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज, यानी पैसे जो हैं पेड़ पर नहीं लगते हैं। तो ये जो चीज़ें, ये जो कॉमन डायलॉग जो है, जो फ्रेजेस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और फिर इनकी जो एक इम्पॉर्टेंस होती है वो थोड़ी थोड़ी कैसे होने लगती है, कम होने लगती है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर बस आपको कॉन्ट्रैक्शन में तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है आपका, आई कैन नॉट, इसे आई कैन नॉट को मैं कह सकती हूँ आई कांट। ओके, तो मैंने यहाँ पर इस वर्ड को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो आई कैन नॉट हो गया। तो आई कैन नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, आई कांट। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपने क्वेश्चन टैग में देखा होगा, है ना। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा 12th, वो है क्लिपिंग। क्लिपिंग में क्या होता है बेटा, जैसे हम स्कूल में हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी। जैसे दो टाइप के लैब्स होते हैं, एक आप कहते हो लाइब्रेरी जहाँ पर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो, और दूसरा होता है लेबोरेटरी। बट क्या आप लेबोरेटरी वो प्लेस होती है जहाँ पर टीचर आपको एक्सपेरिमेंट कराती है, जहाँ पर साइंस के इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रैक्टिकल के, तो उसे आप क्या कहते हो, लेबोरेटरी। मगर क्या हर कोई उसे लेबोरेटरी लेबोरेटरी बार बार कहता है, नहीं, आप उसे क्या कहते हैं, लैब कहते हैं। लेबोरेटरी को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, लैब बोलेंगे। जैसे मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम को हम मैक्स बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं, आपके क्लिपिंग में आ जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है एक्सट्रीम पोर। तो एक्सट्रीम पोर आप समझ सकते हैं कि जैसे आप स्कूल में होते हैं, टीचर आपका ओरल लेती है, और अचानक से आप जब जाते हो टीचर के पास, तो टीचर आपको ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दे देती है। ऑन द स्पॉट एक टॉपिक देती है, और वो टॉपिक आपको ऑन द स्पॉट टीचर को बोलना है, बताना है, उसके बारे में आपको कुछ भी 4-5 सेंटेंस आपको बताने पड़ते हैं। तो वो आपका किस में आ जाता है, एक्सट्रीम पोर में आ जाता है। याद रखना है ये वर्ड। ओके, क्या है, एक्सट्रीम पोर। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है डिक्लेमेशन। तो डिक्लेमेशन में क्या होता है, टाइम इज़ गिवन टू प्रिपेयर, यानी ये यहाँ पर टीचर जो है आपको टॉपिक देती है कि आपको इस टॉपिक पर, जैसे कि कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाए कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है स्टेज पे जाकर, तो आपको वहाँ पर टीचर टाइम देती है, 2 दिन का, 3 दिन का, या 4-5 घंटे का, जो भी है आपको टाइम दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए। तो वो किस में आ जाएगा, आपका डेक्लेमेशन में। नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है हमारा इलेजन। इलिजन में है, इलिजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ओमिशन ऑफ वन और मोर साउंड सच एज वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, यानी ऐसे कोई वर्ड्स, ऐसा कोई फ्रेज, सेंटेंस होगा जहाँ पर आप क्या करोगे, वर्ड्स ऑफ साउंड को आप क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। जैसे कि एग्जांपल्स आप देख लीजिए, आई शाल आई विल को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, आइल, ठीक है, इस तरीके से भी तो हम बोलते हैं आई ट्राई। आई विल ट्राई को हम इस तरीके से भी बोलते हैं, आई ट्राई। तो इस तरीके का जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है आइल करके, तो उसे हम किस में डालते हैं, इलिजन में। वो इलिजन का एग्जाम्पल होता है। ओके, जैसे हु इज़ आप यूज़ करते हैं, हु इज़ दिस, वट एवर जो भी यूज़ करें, तो आप हु इज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, हुज़ लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर आपने जो था इज़ का जो साउंड था वहाँ पर आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया, उसे ओमिट कर दिया वहाँ से। तो अब हु इज़ को आप कैसे पढ़ रहे हो, हुज़ पढ़ रहे हो। और यहाँ पर आई शाल या आई विल, तो यहाँ पर विल का साउंड आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो आप उसे कैसे पढ़ रहे हो, आइल। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो ये आपका एलिजन हो गया। पिच क्या होता है, पिच जो टर्म्स है वो होता है क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी का जो पिच ऑफ साउंड होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और किसी किसी का बहुत कम होता है। कोलोकेशन, ये सारे जो हैं टर्म्स हैं। कोलोकेशन जो है, कोलोकेशन वो आप समझ सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ सम वर्ड्स टू कंबाइन विथ ईच अदर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बॉय, बॉय के साथ मैंने क्या लिया है, टॉल लिया है, टॉल बॉय, यानी कि अगर मैं
बॉय मुझे बोलना है कि बॉय बहुत लंबा है तो मैं हाई बॉय ऐसे नहीं बोल सकती हूँ, मैं टॉल बॉय ही बोलूँगी। अगर मुझे माउंटेन बताना है कि माउंटेन बहुत ही हाई हैं तो मैं हाई माउंटेन कहूँगी। यानी यहाँ पर कुछ वर्ड्स के लिए जो होते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। मैं यहाँ पर लार्ज बॉय नहीं बोल सकती हूँ, लार्ज बॉय मेरा गलत हो जाएगा। मुझे अगर बॉय को लंबा बताना है तो मैं टॉल बॉय ही यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि आप इंग्लिश में देखते हो एक वर्ड्स के कई मीनिंग्स होते हैं कि आप उस जगह पर कोई दूसरे वर्ड्स को भी लिखते हैं तो इट्स ओके, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कोलोकेशन में जो वर्ड्स होते हैं, जो भी आप वर्ड सब्जेक्ट यहाँ जो भी यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए जो वर्ड्स होगा वो परमानेंट होगा, मतलब उसी के लिए होगा, और कोई चीज़ आप वर्ड यूज़ करके वहाँ पर नहीं बता सकते। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया है, टॉल बॉय, टॉल गर्ल, हाई गर्ल, स्मॉल हाई गर्ल, ये तो हम यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम टॉल बॉय, टॉय गर्ल ऐसा हम यूज़ करते हैं, और माउंटेन के लिए हाई वर्ड जो होता है वो फिक्स हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है मिनिमल पैर। तो मिनिमल पैर में क्या है आपका, जैसे कि आपने देखा होगा, पैर ऑफ वर्ड्स दैट डिफर इन वन साउंड इन सेम पोजीशन। देखिए साउंड कैसा है, सेम है, बट उनकी एक पैर ऑफ पोजीशन जो है हमने क्या कर दी है, वर्ड की डिफरेंट कर दी है। पैर ऑफ वर्ड्स डिफर है बट वन साउंड इन उनका, वन साउंड और उनकी एक पोजीशन आपको सेम दिखाई देगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका पिन बिन। देखिए साउंड कैसा है, पिन बिन सब सेम, बिन 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 करके आएगा, इन 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 करके, बट यहाँ पर स्टार्टिंग लेटर आपको चेंज दिखाई दे रहा है। ओके, तो याद रखिएगा ये एग्जाम्पल। और ये जो डायलैक्ट है इसमें लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया के लिए ही लिमिटेड होते हैं। जैसे कि हम कोई स्टेट में हैं, जैसे कि कोई भी स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र में ऐसा तो नहीं है कि हर जगह आप जाएं तो मराठी ही यूज़ हो, एक ही तरीके की मराठी यूज़ हो। ऐसे ऐसे कोई कोई एरिया में जाओगे तो आपको अलग अलग लैंग्वेज दिखाई देगी, वो पर्टिकुलर होती है अलग अलग एरिया के लिए। ओके, जो लास्ट है हमारा वो है कैथेरेसिस। कैथेरेसिस में आ जाएगा आपका, इसे मैं थोड़ा, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। देखिए ये यहाँ पर बराबर तो नहीं आया है बट मैं आपको बता देती हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप अपने इमोशंस जो होते हैं सम टाइम चिल्ला कर और रो कर निकालते हो, फिर उसके बाद आपको एक रिलीफ महसूस होता है, तो उस टाइप के जो फ्रेसेस यहाँ पर आ जाएंगे वो आ जाएंगे कैथरोसिस में। ओके, कैथेरेसिस में आपके आ जाएंगे। तो ये आपका लास्ट था। तो यहाँ पर हमने सारे फिगर स्पीच और इम्पोर्टेंट टर्म्स देखे। तो थैंक यू।